सी फोर्स, हमारे पास बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स। बल्कि मुझे लगता है मैं 4 टर्म्स लिख देता हूं मैंने जो पढ़ाई हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया है पहले, बल्कि फील्ड की क्या पढ़ाई है, फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ाई है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, फिर आई थिंक इसके बाद मैंने क्या पढ़ा, इसका जो जरा फॉर्मूला बता दीजिए प्लीज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? कैपिटल G कैपिटल M ओवर डी स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला बता दीजिए, कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओवर डी स्क्वायर। फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा है? इसके बाद पढ़ा जी हमने, सर जी बातें बंद करें जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? -G m ओवर डी। इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का? -G m ओवर डी। अच्छा, अगर आप इन फॉर्मूलों को देखें, नहीं वो जो हार्ड पे थी मैंने काटे थे, ये नहीं देने, ये नहीं देने, ढूंढ ले सर, आपके पास होती है फाइल सारी। चल ठीक, बनानी है वैसे अभी, वो ढूंढ ले, थोड़ा टाइम लगाने सर, ऐसे इनकार तो फिर रात को हम फंसे रहेंगे। ढूंढ ले इसको, कहीं ना कहीं मिल जाएगी जी। नमाज पढ़ने पहले दुआ कर कर आएंगे नमाज में तो मिल जाएगी। क्या बात चल रही है भाई? आई थिंक अगर आप इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा फॉलो करें तो यू नो व्हाट हैपेंस। मुझे लगता है नीचे वाले फॉर्मूले ज्यादा सिंपल हैं, पहले वो पढ़ाने चाहिए थे, लेकिन उनका आइडिया सिंपल नहीं है। उनमें एक माइनस का फटा है, उस वजह से उसको मैंने क्या किया, बाद में पढ़ाया। पहले वो स्क्वायर ऑफ डी वाले फॉर्मूले पढ़ाए हैं, फिर ये नॉर्मल डी वाले फॉर्मूले पढ़ाए हैं। लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही ओबे हो रहा है ऊपर वाले फॉर्मूला में। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देंगे, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देंगे। ऊपर वाले फॉर्मूलाज में जो भी क्वांटिटी मेंशन्ड है उसका डी के साथ इनवर्स रिलेशन ही है। लाइक जैसे जैसे डी ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम ही होगी, जैसे जैसे डी ज्यादा होगा फोर्स कम ही होगी। लेकिन जैसे जैसे डी ज्यादा होगा पोटेंशियल कम नहीं होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी कम नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। तो वो हमें इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग खत्म करके कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करनी थी? डायरेक्ट वाली। लेकिन कैसे इंट्रोड्यूस की? डायरेक्ट तरीके से की भी नहीं, वो इनवर्स के साथ एक माइनस लगा दिया। तो इनवर्स के साथ माइनस लगाने का मकसद हमारा क्या था कि हमारी वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी क्या बन जाए? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बन जाए। आई थिंक जिस भी पैटर्न में मैंने सिखाना था मैं सिखा चुका हूं आपको। ओ लेवल का पैटर्न भी सिखा चुका हूं, और इसका जो वर्ड था पता नहीं, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, वो वाला जुमला भी सिखा चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। और हाँ, आखिरी चीज में हमने, जो मेरे पास ये वाला पेज है, यहाँ हमने एक और चीज भी पढ़ी हुई है कि अगर हमें यहां से वहां जाना हो तो हम क्या करते हैं, दिस यू नो दिस F इज इक्वल टू दिस इनटू दैट M इनटू स्मॉल g। और अगर हमें यहां से यहां जाना हो तो दिस EP इज इक्वल टू क्या? दिस इज इक्वल टू M इनटू क्या? M इनटू दिस फाई। ये वाली बात भी मैंने आपको समझाई हुई है। यहां तक कि ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? अब इससे नीचे, अगर इससे आगे मैंने बात लेके जानी है, वैसे काम करेंगे, मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो स्पेसिफिकेशन वाली डेफिनेशन है वो बताएंगे प्लीज। एनीवन? स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा है डेफिनेशन इसके लिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए स्पेसिफिकेशन में क्या डेफिनेशन लिखी है? पढ़ो ना यार, पढ़ लो क्या लिखा है? लिखा हुआ जी, इट इज डिफाइंड एज क्या? द वर्क डन पर यूनिट मास। हाँ, उसके लिए पर यूनिट मास है, इसके लिए क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी मास। ठीक है, वहां था वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। और हम वहां ये अज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा।
वहां से उठाकर किसी पॉइंट दैट इज इनसाइड द फील्ड उधर तक लाने के लिए या हमें वर्क करना पड़ेगा या सिस्टम खुद ही वर्क कर लेगा, वो हम करेंगे कि सिस्टम करेगा, वो प्लस माइनस का उसमें एक रिजॉल्व मौजूद है। बहरहाल मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी है, बस एक बात बता दीजिए, क्या उसमें एक पॉइंट का जिक्र है या उसमें 2 पॉइंट्स का जिक्र है? वर्क डन लिखा हुआ है, पर यूनिट मास लिखा हुआ है, इन व्हाट? इन व्हाट जी? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम क्या? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो ये एक पॉइंट है क्या 2 है? 2 है ना? कैसे? इंफिनिटी भी तो एक पॉइंट है, मतलब किसी भी एक जगह से किसी भी दूसरी जगह तक लेके जाने की बात हो रही है ना। तो किसी भी एक जगह से किसी भी दूसरी जगह जब लेके जाने की बात होगी तो उसमें तो पोटेंशियल के डिफरेंस की बात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसमें पोटेंशियल के डिफरेंस की बात होनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ पोटेंशियल की क्यों हो रही थी? बिकॉज इंफिनिटी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या अज्यूम किया जाता है? अज्यूम क्या मतलब होता ही कितना है, वहां है ही नहीं, फील्ड नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। वहां क्या पोटेंशियल होगा? फिर 0 होगा। इसलिए वो वाला पॉइंट क्या हो जाता है? इग्नोर हो जाता है और एक ही पॉइंट रह जाता है। आप कहते हैं सर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला है मैंने, लेकिन दर हकीकत आपने क्या किया? 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला है। तो आई थिंक मुझे जो अगली टर्म आज आपको समझानी है वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इधर भी क्या करूंगा मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस, बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन जीपीई। चेंज इन जीपी बोल दें या डेल्टा जीपी बोल दें, या जैसे सीक्वेंस है वैसे ही बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। किसको मसला है इस बात से? तो आई थिंक आज के लेक्चर के जो 2 कॉलम्स हैं, वही जहां पे आपके पिछले 2 कॉलम्स खत्म हुए थे, उसी तरह 2 कॉलम्स दोबारा डेवलप कर दीजिए। यहां तक आपका लास्ट लेक्चर चल रहा था। बातें करके लेक्चर लेना है भाई या खामोशी से लेक्चर लेना है? प्लीज बातें बंद करके लेक्चर लेंगे यार। इधर क्या लीजिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये समझाऊंगा तो इसके बाद वापस इस बात पर पलटूंगा कि एक पॉइंट का था या ये असल में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था। तो मुझे ये पढ़ाना है पहले। इसी तरह उधर क्या लिख दीजिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके जी। दो डेफिनेशंस लिखूंगा भाई। पहले लिखें जी, इट इज डिफाइंड improperly बल्कि काम कर लें, दरमियान में डायग्राम बना लें, ये 2 डायग्राम्स बनाएं। ये 2 डायग्रामों से तंग हूं भाई मैं। उधर एक ही डायग्राम उधर भी बनानी पड़ती है, वो डायग्राम इधर भी बनानी पड़ती है। दरमियान में एक डायग्राम बना लीजिएगा, मतलब उसके और इसके जो भी स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट के दरमियान में एक डायग्राम बना लीजिए। दिस इज दैट, यहां पर क्या है जी? प्लैनेट ऑफ मास m, देयर इज अ प्लैनेट ऑफ मास m। थोड़ी बड़ी डायग्राम बना लेते हैं यार। आप बिल्कुल अपने दोनों कॉलम्स के दरमियान में बना लें ताकि उस कॉलम पे भी अप्लाई हो जाए और इस कॉलम पे भी अप्लाई हो जाए। दिस इज अ प्लैनेट ऑफ मास m and there is a gravitational field around it, और इस gravitational field के अंदर this is the center of the planet of mass m, this is some point that is infinity,
एंड इंफिनिटी से अगर आप यहां तक लाते हैं तो ये पॉइंट अगर मैं कहता हूं ए है, और अगर मैं कहता हूं इंफिनिटी से यहां भी लेकर आते हैं, ये पॉइंट मैं कहता हूं बी है। वैसे इंफिनिटी से ए में लाने में वर्क ज्यादा लगेगा या इंफिनिटी से बी में लाने में वर्क ज्यादा लगेगा? ए पे लाने में वर्क जिस किसी का भी लगे ज्यादा लगेगा, ठीक है जी। और बी पे लाने में वक्त मतलब एनर्जी क्या लगेगी, सॉरी, कम लगेगी। खैर इस वक्त मैं इंफिनिटी से ना तो ए में लाने में इंटरेस्टेड हूं ना इंफिनिटी से बी में लेके जाने में इंटरेस्टेड हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं या ए से बी में लेके जाने में या बी से ए पे लेके जाने में। ऐसे एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं, यार ये मैं बी से ए पे लाऊं तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा, खुद ही होगा। हाँ, ए से बी पे लेकर गया तो क्या होगा? आई थिंक मुझे ए से बी पे लेके जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताकि मैं माइनस वाले चक्कर से निकल आऊं। ठीक है, देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। ये जरा डायग्राम सी बना लें भाई। इस पॉइंट पर अगर मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, तो ए पर कोई पोटेंशियल होगा, उसको कहूंगा पोटेंशियल एट ए। ए पर कोई पोटेंशियल होगा बी पर? यस, पोटेंशियल एट बी। ओके, और अगर मैंने लेके जाना है सिर्फ कहां से कहां, सिर्फ जनाब साहब लेके जाना है यहां से यहां, ए से बी या बी से ए, जो भी आप कह दें। ये जरा डायग्राम बना ले भाई। अब ये पॉइंट मास है, यूनिट मास है या एनी मास है, ये डिपेंड करता है कि मैं उस कॉलम को पढ़ा रहा हूं या इस वाले कॉलम को पढ़ा रहा हूं। उस कॉलम में आपको पता है पोटेंशियल के केस में यूनिट मास होना जरूरी है और एनर्जी के केस में एनी मास हो सकता है। जरा डेफिनेशनों की तरफ जाते हैं। दरम्यान में डायग्राम तो आपने बना लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में जाते हैं। जी भाई, क्या लिखूं पहली डेफिनेशन? इट इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड इम्प्रॉपरली एज। इम्प्रॉपर बात तो ऐसी होगी, मतलब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स। उन जिन दो पॉइंट्स की बात हो रही है उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो वो तो मैं उसी वर्ड को कुरेद रहा हूं। खैर लिखे तो लिख सही। इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज क्या लिखा जी? एज द डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स। improperly defined as the difference in what? Difference in the gravitational potentials. Difference in the gravitational potentials. Improperly defined as the difference in the gravitational potentials at two different points. At two different points in the gravitational field. In the gravitational field. In the gravitational field. Gravitational field किसकी होगी? In the gravitational field of any planet of mass m. In the gravitational field of any planet of mass m. ये any planet of mass m को जरा ब्रैकेट में कर दें, बस इतना भी काफी था। In the gravitational field कितना काफी था जी? In the gravitational field भी काफी था। किसी न किसी planet या किसी न किसी मून या किसी न किसी स्टार या उसी की होती है, ठीक है। बस mass कैपिटल M, अगर आप planet of mass लिखते हैं तो कैपिटल M मेंशन कीजिएगा। इस बुनियाद पर पता मैं क्या कह रहा हूं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे सिंबल क्या दूं? डेल्टा, आगे फाई, कहां से कहां? ए टू बी, डेल्टा फाई ए टू बी। सबस्क्रिप्ट में क्या लिख रहा हूं जी मैं? डेल्टा फाई ए टू बी। ऐसे ही मतलब आप ए से बी जा रहे हैं ना, तो ए से बी जाने का क्या निकाल लें? डेल्टा फाई निकाल लें। तो उसका फॉर्मूला होना क्या चाहिए? फाई ए माइनस बाई फाई बी या फाई बी माइनस फाई ए। ये डेल्टा में क्या होता है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कौन होगा? बी फाइनल है, इनिशियल कौन है? आई थिंक इट शुड बी फाई बी माइनस फाई ए।
डेल्टा फाई ए टू बी इज एक्चुअली क्या, इट इज एक्चुअली फाई बी माइनस फाई ए, इट इज फाई बी माइनस फाई ए। और अगर मैं कहूं कि आपको फाई बी की वैल्यूज पुट करनी चाहिए फिर फाई ए, वैसे फाई बी की और फाई ए की वैल्यूज क्या होंगी, इधर ड्राइंग पे आ जाए। इसे जब सॉल्व करूंगा तो मेरा जो ओवरऑल आंसर है वो ओवरऑल आंसर क्या होगा, आई थिंक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं ए से बी जा रहा हूं। हाँ, अगर मैं बी से ए जा रहा होता और मैं वैल्यूज पुट करता, प्लस प्लस का या माइनस माइनस का ख्याल रखता, तो मेरा आंसर फाइनल क्या आता, जो भी है। इसके साथ सिंप्लीफाई करके अगर कर भी दूं तो याद तो करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह लेके आप वैल्यूज पुट करेंगे। बल्कि काम करता हूं, कुछ सिंप्लीफाई कर देता हूं, माइनस जी एम ओवर डी बी माइनस माइनस प्लस जी एम ओवर डी ए, क्या कॉमन ले लूं, जी कॉमन ले लें, फिर माइनस एम भी कॉमन ले लें। और अगर मैं कहूं जी मैंने माइनस भी कॉमन लेना है, मैंने माइनस भी कॉमन लेना है, तो प्लीज अंदर क्या बचेगा, यहां 1 बाई डी बी माइनस 1 बाई डी ए। अब आप माइनस कॉमन लेके ये बनाते हैं, माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये माइनस वो पॉजिटिव होता है। मैं तो समझता हूं यहां आगे जाने की जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि इसको मैं याद नहीं करवाना चाहता, ये वाला फॉर्मूला मैं सिर्फ ऊपर वाला याद कराना चाहता हूं, बल्कि मैं याद सिर्फ ये वाली बात कराना चाहता हूं। इसके बाद तो वैल्यूज पुट करनी है आपने, माइनस जी एम ओवर डी बी की वैल्यूज, फिर माइनस जी एम ओवर डी ए की वैल्यूज, फिर उनकी वैल्यूज का डिफरेंस, दैट्स इट। ठीक है, लिखना चाहते हो लिख दें, अदरवाइज मैं यहीं तक जाना चाहता हूं कि आप दो पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालें, अब पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालें, फिर पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालें। अगर वो ए से बी पे जा रहा है तो आप बी माइनस ए कर दें, अगर वो बी से ए पे आ रहा है तो आप ए माइनस बी कर दें। अब बस याद रखें डिफरेंस कैसे होता है, कोई भी डिफरेंस निकालना हो तो फाइनल वैल्यू माइनस, तो एक काम करें पेज के हेडर पे जाएं, वहां जाकर के एनी डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, ये डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल इतना लिख दें। पेज के हेडर पे जाएं, बड़ा बड़ा लिखें क्या, डिफरेंस इक्वल्स फाइनल माइनस इनिशियल। जब हम वो वेलोसिटी का डिफरेंस निकालते तो क्या होता था, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब कभी लेंथ का डिफरेंस निकालना होता था, L2 माइनस L1 करते थे, या LF माइनस LI करते होंगे। तो बहरहाल जो मैं समझाना चाहता हूं वो बात यह है कि आप क्या करना चाहिए, आपको जब भी किसी चीज का डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं जी, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। तो यहां भी मैंने जो फाइनल पॉइंट था उसमें से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया है। किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन? अच्छा जी, हाँ, वो काइनेटिक एनर्जी के केस में वो कहते हैं सर आपने वहां पे बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू माइनस की थी, बिकॉज वहां हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे यार जो भी हो जाए, आंसर क्या है, क्यों नहीं, ये वजह तो नहीं थी, वो हमारी इक्वेशन सेट ऐसे हुई हुई थी। कैसे सेट हुई हुई थी, कैसे सेट हुई थी सर, हमारा एक तरफ आता था वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, फिर क्या प्लस लॉस इन एनर्जी, उधर क्या आता था इक्वल टू गेन इन एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अगर आप सबको उठा के लेफ्ट पे लिखेंगे तो क्या होगा, तो प्लस माइनस के हिसाब हर किसी का चलेगा फिर। लेकिन हमने इक्वेशन ही ऐसी डिजाइन की थी, तब हमने कहा जो मर्जी है कर लो, वर्क विल बी नेवर नेगेटिव, एनर्जी विल बी नेवर नेगेटिव। आपकी बेशक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, इट शुड बी पॉजिटिव, बेशक इंक्रीज आ रहा है वो तो होगी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हमने एक फिनोमेना किया, हमने उधर माइनस से बचने का क्या तरीका कार इख्तियार किया, हमने अपनी इक्वेशन ही इस सीक्वेंस में सेट की कि इधर भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और उधर भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। वहां हमने ये फिनोमेना किया कि वर्क डन करेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। वहां हमने फिनोमेना किया किसी एक की एनर्जी में कमी आएगी तो दूसरी की एनर्जी में इजाफा होगा। हालांकि एनर्जी में कमी आना इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव, अगर आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करें तो। हमने वहां क्या किया, हमने फाइनल इनिशियल को भूल ही गया, हमने इनिशियल फाइनल को भी भूल दिया। हमने क्या याद रखा, हमने बड़ा छोटा याद रखा, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम प्लस माइनस में पिछले साल ना फंसें। हमें सिर्फ कितना पता हो कि कहां से वर्क और एनर्जी आ रहा है और कहां वर्क और एनर्जी जा रहा है, मतलब सिस्टम को कहां से वर्क और एनर्जी मिल रहा है और सिस्टम उस वर्क और एनर्जी को कहां पे डिस्पेंस कर रहा है। हमने इस हिसाब से अपना सोच जो है वो डेवलप किया था। अभी
करना तो मैं यही चाहता हूं, मैं तो जाती तौर पर वर्क को भी नेगेटिव नहीं कहना चाहता, मैं एनर्जी को भी नेगेटिव नहीं कहना चाहता। पिछले साल जो मैंने इलाज निकाला था, मैं इस साल भी वही इलाज निकालना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसका एक लफ्ज मुझे लेड हुआ। कौन सा लफ्ज? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ये वर्ड ऐसा है डेफिनेशन का कि मैं मजबूर हूं माइनस को किसी ना किसी तरह इंट्रोड्यूस करने पर, अदरवाइज मैंने माइनस को किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होने देना था। ठीक है, मुझ पर सिलेबस डिपेंड करें, मुझसे पूछ के सिलेबस की स्पेसिफिकेशंस बनाएं, तो मैं उन्हें यही कहूँ, खुदा का खौफ करो। ठीक है जी, बचपन से पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ कि वर्क एनर्जी स्केलर होता है, स्केलर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा? कहते भाई तुम बच्चों को पढ़ाओ, तुमने A2 वालों को बच्चा समझाओ, है तुमने उनकी डिसरिस्पेक्ट, उनकी तौहीन करोगे, है उनके जरा मुंह पे कहो ना तुम बच्चे हो, कहेंगे हैं सर अभी भी हम बच्चे हैं, इतने बड़े हम खोते हो गए हैं, अभी भी आप हमें बच्चा कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, बच्चों को पढ़ाना है, ओ लेवल वाले बच्चे हैं, उनको कभी सोचना भी मत माइनस माइनस करने की, उन्हें एक ही चीज कहना वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर्स आर नेवर एवर नेगेटिव। तो हाँ बस ठीक है, बात खत्म। हाँ, जब A2 में आ गए हो तो हजम करो, हमारी हर बात को हजम करो। ठीक है जी, हम बेशक बात जो बेसिक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, बेशक हम उनको चैलेंज भी करें, लेकिन ऐसे ही नहीं, उसकी कोई वजह निकाल के हजम करना कि वर्क है तो स्केलर है, ये तो फैक्ट नहीं चेंज होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फैक्ट भी चेंज नहीं होगा। स्केलर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, वर्क नेगेटिव हो सकता है। किस फैक्ट की बुनियाद पर? कि एक वर्क होता है जो आप करते हैं, एक वर्क होता है जो सिस्टम खुद करता है। ठीक है, तो जब आप करेंगे वर्क ऑन द सिस्टम, तो आप कहेगा आई हैव डन पॉजिटिव वर्क ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम खुद से वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो आप कहना सर सिस्टम इज डूइंग वर्क, सो इट शुड बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। ठीक है, तो वो लाइक प्लस माइनस किसी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है। अब उस प्लस माइनस का इलाज बस माइनस है जी, अब नहीं भूल सकता मैं। हालांकि उस दिन मुझसे किसी बंदे ने सवाल पूछा था वो स्मॉल जी को लेकर, कि सर वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी तो अट्रैक्टिव है, वो भी तो इनवर्ड है, उसके साथ आपने इनवर्ड के लिए माइनस क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कहा भाई वो वेक्टर है, वो अपना प्लस माइनस का इलाज खुद निकाल देगा। जी क्या था? जी वेक्टर है ना, तो वेक्टर्स को मैं क्यों प्लस माइनस बोलूं? वो तो एरो बनेगा। अब अगर आप ये प्लेनेट अर्थ है, यहां से एरो बनाए तो क्या है, लेफ्ट की तरफ है, अगर वहां से एरो बनाए तो क्या है, वो तो अपने हिसाब से प्लस माइनस देखेगा। भाई मैं राइट पर हूं तो मुझे प्लस करना, मैं लेफ्ट पर हूं तो मुझे माइनस कर देना। उधर तो फटे ही नहीं है ना, उधर मैं फार्मूले में क्यों माइनस लिखूं? मुझे जनरल रूल बनाने की जरूरत वहां नहीं है जी, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं? आई नो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब मुझे उसका वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसकी ड्राइंग में मुझे समझ आ जाएगा, ड्राइंग इज टू द राइट और ड्राइंग इज टू द लेफ्ट, ड्राइंग इज अपवर्ड और ड्राइंग इज डाउनवर्ड, निकल आएगा उसका प्लस माइनस का हिसाब किताब। लेकिन वर्क के केस में, एनर्जी के केस में, पोटेंशियल के केस में, पोटेंशियल एनर्जी के केस में, या पोटेंशियल डिफरेंस के केस में यहां माइनस लिखना क्यों मुझ पर फर्ज हो गया है? क्योंकि स्पेसिफिकेशन में एक वर्ड, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर हो गई है, लगा दी उन्होंने एक लकीर। कौन सी लकीर? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द फील्ड। तो उसकी वजह से अब मैं कहूंगा जी जो मर्जी कर लो, मैं तो माइनस ही लिखूंगा। हाँ, समझाने के लिए मुझे इतनी इजाजत है कि मैं क्या कह सकूं कि भाई जितना वर्क सिस्टम ने किया है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट तक, और मुझे अगर उस पॉइंट से वापस उसको इन्फिनिटी पे छोड़ कर आना है कि तू क्या जमीन के आसपास आके ख्वार होगा, जा निकले इन्फिनिटी पे, जा अपना काम कर, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को मैं क्या करूंगा? और उसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैंने डिफाइन किया फाई को एज क्या, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन मूविंग दैट यूनिट मास फ्रॉम क्या, एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड टू द पॉइंट आउटसाइड द फील्ड दैट इज इंफिनिटी, तब मैं क्या लिखता? तब मैं पॉजिटिव लिखता। और हाँ, मैं समझाने के लिए और नोट्स बनाने के लिए कर सकता हूं, लेकिन पेपर में लिखने के लिए कि कोई भी डिफरेंस निकालना हो तो जनरल तरीका क्या है, फाइनल में से इनिशियली करें, और माइनस आता है या प्लस आता है, आप इस बात को इग्नोर करने ज्यादा बेहतर है। एक और एग्जांपल आ गया दिमाग में, एक्सेलरेशन याद है, एक्सेलरेटर का बटन दबाओ तो V माइनस यू करो तो पॉजिटिव जब आता है, ब्रेक का बटन दबाओ तब भी V माइनस यू करो तो क्या आता है? माइनस का जवाब आता है। एक होती थी एक्सेलरेशन, होती थी असल में तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन थी ना, हमने क्या क्या उसको दिया यार, ये डिसेलरेशन है। आजकल उसने मुझे कहीं ओ लेवल में एक बात बोलनी पड़ेगी, किसी बेटे ने कह दिया जी आप, अगर हमें पता है ब्रेक लगी है,
हमें पता है माइनस आंसर आना है, हमें पता है सवाल ने डिसेलरेशन पूछी है, यार आप एक काम क्यों नहीं करते, आप a = u - v/t क्यों नहीं करते? ओ लेवल का बच्चा मुझे क्या कह रहा है, कहते सर जी बजाय इसके कि एंड पे जाएं, एंड पे कहें यार ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये इसको अप्रिशिएट करें एज डिसेलरेशन और हम माइनस ना लिखें। तो वो कहते सर माइनस होना नहीं है एंड पर, तो मैं हूं ना यहाँ, मुझसे पूछे सर पहले ही क्या हो, कहते सर ये पहले ही क्या करना है, आपने क्या v - v पढ़ाना है, तो मुझे अल्टीमेटली v - v पढ़ाना था, ठीक है। लेकिन हाँ उस बच्चे को मैंने क्या कह दिया, मैं कहा भाई तो बिल्कुल ठीक है, अगर तुझे पता है ब्रेक लगी है, तुझे पता है स्पीड कम हो रही है, तुझे पता है कि डिसेलरेशन पूछी गई है, तुझे पता है तुझे माइनस नहीं लिखना, तो क्या कर ले भाई, तू u - v कर ले, ठीक है। लेकिन हमने कैसे सीखा है, हमने एंड पे जा, हमने कहा जी सर जी एक है की फार्मूला है v - v/t, बड़ी मुश्किल से वो लेवल में याद किया था हमने, और किसी फार्मूले में डिफरेंस नहीं है भाई, दिस वाज द ओनली फार्मूला जिसमें ऊपर दो चीजें माइनस हो रही थी, बाकी ओ लेवल में सारे फार्मूले क्या थे, सीधे सीधे या मल्टीप्लाई या डिवाइड, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। बहुत होता तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में एम जी के बाद तीसरी चीज एच आ जाती है, ठीक है, या वो प्रेशर के फार्मूले में रो जी एच में तीसरी चीज आ जाती थी, नहीं एक और भी था वो थर्मल वाला, वो हीट कैपेसिटी वाला, उसमें भी एक तीसरी एमसी डेल्टा टी आ जाता था, ठीक है। वहां का टी एफ माइनस टी आई करना है कि टी आई माइनस टी एफ करना है, हमें याद भी नहीं है। सर का भी ऐसा सवाल भी हमने किया था कि वो इतना एंड पे हुआ, तो हमने पूछा तो ना टीचर ने उस तरफ लेकर गए, बाद में कहा जी सिलेबस खत्म करना है, बस काम खत्म कराओ यार, इसका सवाल ही नहीं आएगा, हालांकि आता है उसका सवाल भी, उधर भी सवाल आता है, लेकिन हमें याद बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, वहां पे भी कहीं होता था कि यार पता नहीं बर्फ को पानी में रखो तो बर्फ का टेम्परेचर ज्यादा होगा पानी का टेम्परेचर, तो उधर भी एक डेल्टा टी में मसला है, अगर आप याद करें तो उधर भी डेल्टा टी में एक मसला है। क्या मसला है, एक का टेम्परेचर कम हो रहा है, एक का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो वहां कैसे एडजस्ट किया था, वहां भी माइनस क्लास को बस कुछ किया था सर, हो गया था माइनस ही जवाब आया था, छोड़ दिया था। इससे पहले हमने पेपर अटेम्प्ट किया, ए आई गया था, इस सवाल को हमने छोड़ भी दो ना, तो हमें टीचर कहते थे 180 में से 60 नंबर भी गलत होंगे ना, तो कितने पर 120 नहीं 132 पे शायद, तो 50 गलतियां भी कर आओगे तो भी क्या आ जाएगा, तो भी ए आई जाएगा। हमें वहां से किसी ने ए स्टार का बताया ही नहीं, हमें किसी ने डिस्टिंक्शन का बताया ही नहीं, हमें कहा जी एमसी डेल्टा टी होता है, बस याद करो और आगे चलो। लेकिन बहरहाल बहुत सारे बच्चों ने समझा हुआ है, वहां भी समझा हुआ है उन्होंने कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है या इनिशियल माइनस फाइनल करना है। वहां हम क्या सोचते थे, वहां पे भी एक मसला है कि हम बिगर में से स्मॉलर सबट्रैक्ट करते थे, क्यों जी, ताकि आंसर पॉजिटिव आए। क्यों आंसर पॉजिटिव चाहते थे, तो वो भी थर्मल एनर्जी थी, हम माइनस माइनस नहीं चाहते थे, हम वहां भी जाते थे थर्मल एनर्जी रिलीज्ड बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय वन ऑब्जेक्ट, है जी। और इस लॉ का नाम क्या था, नहीं पता, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, है जी, नहीं, बस हमें एक फैक्ट याद था सर जी, दो ऑब्जेक्ट्स रखोगे हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द, ये तो याद होगा ना भाई, उसका सब इसी लॉ का सबसे आसान वर्जन क्या है, हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं हॉटर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा कम, कोल्डर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, जितना इसका कम होगा उतना ही टेम्परेचर का हिसाब बराबर नहीं होता, एनर्जी का हिसाब बराबर होता था, जितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एक केस में भी एमसी डेल्टा टी लगता था, दूसरे केस में भी हमेशा क्या पता दूसरी तरफ एमएलएफ लग जाए, मतलब एक ने एनर्जी रिलीज की हो दूसरे ने खुद को पिघला दिया हो। खैर जो भी है, मैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आएगा वैसे हमारे पास है चैप्टर, तो हम ये सारा कुछ ठीक करेंगे। वहां पे जो अधूरा पढ़ा है ना हमने थर्मल फिजिक्स, हमें वो थर्मल फिजिक्स को अगले आफ्टर दिस थर्मल फिजिक्स ही पढ़ानी है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। 12 में असल में डेल्टा टी की सारी एग्जांपलें रिवाइज करा रहा था आपको कि डेल्टा में क्या हो रहा था। जनरली डेल्टा में होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कभी कभार हमें उसका नेगेटिव में इंटरेस्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर करते हैं कि यार नेगेटिव आए ही ना, या हमने इक्वेशन ही ऐसी सेट की होती है तो उसमें नेगेटिव लाने की जरूरत ही नहीं होती 12। लेकिन अभी क्या है, अभी ए टू जो है वो है, अब हमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे है भाई माइनस आता तो आने दो, ठीक है, क्यों आ रहा है माइनस, इसको समझ लो कि अब माइनस क्यों आ रहा है, वर्क के साथ एनर्जी के साथ माइनस क्यों आ रहा है, समझ लो सर जी इसलिए आ रहा है, हम काट नहीं रहे, सिस्टम खुद ही लगा हुआ है। वो कहता है फाइंड, वो कहता है इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग क्या चीज
एनी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, वो कहते जी वर्क इज नॉट बीइंग डन, वर्क तो हो ही नहीं रहा। वो कहते नहीं हो तो रहा है भाई, वही तो कर रहा है, वो सिस्टम कर रहा है। तो अगर वो कर रहा है तो क्या करें, तो उसको फिर नेगेटिव कह दें। हमें जब वापस लेके जाना पड़ेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा। हम तो वाला वर्क बचपन से पढ़ते हैं, हमें तो अपना वाला वर्क पढ़ाया जाता है जी तुमने वर्क करना है। निजाम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा हमें नहीं मालूम, कहते हैं हमें वर्क करना है, हम उसको पॉजिटिव समझते हैं। तो बाल जो भी है आज में जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। फिल वक्त क्या करना है, बस एक बात याद रखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिफरेंस निकालना है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर दीजिए। आप उसको माइनस बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वैल्यूज पुट करिएगा, माइनस के साथ ही पुट करिएगा, पॉजिटिव आना हुआ खुद ब खुद आ जाएगा भाई, ठीक है जी। ये खुद ब खुद क्यों आ जाएगा, उसकी मैंने मिसाल दे दी आपको कि अगर सवाल वाले ने कहा जी बी से ए पे जा रहे हैं, बी से ए पे जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जो भी मैं करूंगा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अगर जी ए से बी पे जा रहे हैं, अब जो होगा क्या होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर पॉजिटिव लाने के लिए पता चले आप ही कहते हैं सर क्योंकि आंसर पॉजिटिव आएगा तो मैं पहले ही सारी वैल्यूज प्लस 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 कर देता हूँ, तो ये मेहरबानी कीजिएगा मत कीजिएगा, ठीक है जी। आप क्या कर रखिएगा, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, तो फाई ऑफ बी की नेगेटिव वैल्यू चाहिए मुझे, फाई ऑफ ए की भी नेगेटिव वैल्यू चाहिए मुझे, उनका डिफरेंस करोगे तो मैथ्स अपना इलाज खुद निकाल लेगी, माइनस माइनस करके प्लस कर देगी कि नहीं। हाँ यहाँ मैं एक चीज ये जरूर लिखवाना चाहता हूँ, ना लिखें आप, इसको रूल ही ना बना लें तो सर जी डेल्टा फाई के साथ इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हाँ बस इन दिस सिचुएशन डेल्टा फाई इज क्या, ये ले लेता हूँ, इन दिस सिचुएशन डेल्टा फाई इज पॉजिटिव। Positive answer in this situation. The answer will be positive in this situation. अच्छा जी भाई पता नहीं, माइनस माइनस के हिसाब लगा के चेक कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, हाँ 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 हाँ, ये तो मैथ से पूछा, मुझसे क्यों पूछा, मैथ में वैल्यूज पुट करें ना, मैथ बहुत सियानी है, मुझसे भी ज़्यादा सियानी है, क्योंकि मैं इतना सियाना नहीं हूँ, मैथ बहुत सियानी है, ठीक है। जब आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो याद रखिए मैंने कह दिया पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो एक का डिस्टेंस छोटा है, एक का डिस्टेंस ज़्यादा है, एक साथ माइनस लगा हुआ है, जो भी है वैल्यूज पुट करेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। बहरहाल चलें, जिस तरह से आपने आगाज किया मैं वैसे समझा। सुनो भाई, वो कैसा जी कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, मैंने कहा ये वाला, कौन सा पोटेंशियल कम है, ये वाला, तो ये बड़ी वैल्यू है ना, ये छोटी वैल्यू है ना, तो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, ये यूं समझ लो। अब मैंने इनिशियल को कहा जी ग्राफ से सीख लो, कहते सर ग्राफ पे तो दोनों माइनस है, मैंने कहा जी बिल्कुल माइनस है, कैसे, एक ये पॉइंट और एक, व्हाट डू यू थिंक व्हिच वन इज ए एंड व्हिच वन इज बी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस इज फाई एट ए, दिस इज फाई एट बी, ओके। सपोज करता हूं दिस इज -1 and this is, it is properly defined as the amount of क्या जी, the amount of work done, properly defined as the amount of work done। अब लिखूं पर यूनिट मास, नहीं, आगे क्या लिखूं, in moving any mass, the amount of work done in moving any mass from what, from any one point to the other, from any one point to the other, inside क्या, inside the gravitational field of any planet of mass m, ये वही जुमला है जी। लो जी, यहाँ पे आपने फॉर्मूला बनाया है ये वाला, ठीक है। अब जरा प्लीज सुनिएगा, मैं वहां पे क्या फॉर्मूला बनाने लगा हूँ। यहाँ मैंने फॉर्मूला बनाना है क्या जी, डेल्टा GPE कहाँ से कहाँ, A to B इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग एनी मास, तो पर यूनिट मास का जिक्र नहीं है, इन मूविंग एनी मास फ्रॉम पॉइंट A to B इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट ऑफ मास m।
तो यहाँ और वहाँ आपके सामने वन सेकेंड वही फर्क है, यहाँ एम से डिवाइड हो रहा है, वहाँ एम से डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं अगर दोनों बिल्कुल बराबर हो गई हैं बातें, तो यहाँ से अगली जो बात करना चाहता हूँ वो क्या है, क्या मैं उस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूला में आ जाए, इस वाले कॉलम में आ जाए जी प्लीज़, पहले वाले कॉलम में। इस पहले वाले कॉलम में अगर मैं m यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या मैं कह सकता हूँ m इंटू क्या, डेल्टा फाई ए टू बी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, है जी। इधर से क्या करें, ये सब्जेक्ट बना लें, वर्क डन ए टू बी को सब्जेक्ट बना लें, और उठा के इसको क्या करें, इधर ले आए, इधर ला के क्या कर दूं, इसकी जगह मैं एज इट इज लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूं, वर्क डन ए टू बी की जगह क्या लिख दूं, क्या जाएगा जी सर, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर दें। एनीवन, तो मैंने तो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, मैंने तो उसी लेक्चर की थोड़ी सी फर्दर एक्सटेंशन पढ़ाई है। ये क्या हो सकता है, आपने जो पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो क्या पढ़ा जी आपने, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। तो बेसिकली पता है क्या था, ये भी क्या था, मैं अगर इसके साथ भी कहूं कि जो एनी पॉइंट का पोटेंशियल है भी क्या है, ये भी डेल्टा फाई है, तो मैं सही कह रहा हूं। कैसे है, इसको कह रहे हैं सर जी ये है फ्रॉम इंफिनिटी टू व्हाट, टू एनी पॉइंट ए है। अच्छा, अगर इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ए है तो उसको क्या करना चाहिए हमें, फाई लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है, फाई ए माइनस फाई इंफिनिटी। व्हाट इज फाई ए, माइनस जी एम ओवर डी ए माइनस व्हाट इज फाई इंफिनिटी, सर जी इट इज जीरो। अब क्या करूं, सर जी इट इज माइनस जी एम ओवर डी ए, ठीक है। असल में तो ये भी तो पहले क्या पढ़ा था, अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पता क्या चलेगा, यार पहले ये पढ़ लेते ज्यादा अच्छा था। वो पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि फीलिंग क्या आ रही है, सही जो आपने बाद में पढ़ा है इसको पहले पढ़ा देते, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं इसी सीक्वेंस में जाऊंगा, पहले सिंपल बात करते करते आगे की तरफ जाऊंगा। आगे जाते जाते अगर फीलिंग ये आ रही है कि सर जी ये तो पहले पढ़ा देने वाली बात, इसका मतलब समझ आ गया, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि जो फाई की एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, वो भी एक्चुअल में क्या है, वो भी डेल्टा फाई है। कैसे, वो भी तो 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आज के लेक्चर का आगाज मैंने यहीं से किया था ना, किन 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है सर, वहां भी तो आप कहते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर, उसमें से एनी वन पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट। और फिर आप इन्फिनिटी पे क्या अजम्पशन लेते हैं कि इन्फिनिटी पे कोई पोटेंशियल नहीं है, उसको जीरो ले लेते हैं, तो उसको इनपुट करें तो ये जवाब आ जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये असल में डेल्टा फाई ही था, यहां पर भी फिर ये डेल्टा ई ही था, तो अल्टीमेटली डेल्टा यहाँ पे भी फिर क्या होगा, ये भी डेल्टा हो सकता है, ये भी डेल्टा हो सकता है, ठीक है, ये भी डेल्टा हो सकता है। खैर जो भी है, जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं आपको समझा चुका हूँ। आप में से किसी के पास कोई सवाल जवाब है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, एक मसला है बस, आपका ओ लेवल का या एएस का फॉर्मूला क्या था, एम जी डेल्टा एच, ठीक है जी। अब मैंने क्या कर दिया, एम इंटू डेल्टा फाई, तो एम तो है ना, क्या नहीं है, जी इंटू डेल्टा एच नहीं है। यहां क्या आ रहा है, डेल्टा फाई, आई थिंक डेल्टा फाई क्या मतलब होगा फिर, जी इंटू डेल्टा एच क्या मतलब होगा। एक काम करें जरा, एक काम करें, कॉलम शॉलम बराबर करें, कॉलम शॉलम बराबर करें, बल्कि बराबर ना करें। पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट मास, ओके। अब जरा कॉलम की एक्सटेंशन ऐसे करें जी, अब इन दोनों कॉलम्स की एक्सटेंशन ऐसे करें कि यहां आपके पास क्या चल रहा है, ये कौन सा वाला, वो जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉलम है। फिर यहां कौन सा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस वाला कॉलम है। अच्छा, यहां पे चले डेल्टा फाई, यहां पे चले डेल्टा जीपीई। मुझे जो एएस रिमाइंड हो रहा है, उस एएस के बुनियाद पर मुझे लगता है कि डेल्टा जीपीई क्या चीज है, एम जी डेल्टा एच है। तो उस हिसाब से ये इधर आपको ऐसे आखिरी चीज लिखी भी क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट मास लिखा हुआ है। अब इस वर्क डन, थोड़ी देर पहले आपने कहा था वर्क डन फ्रॉम ए टू बी को क्या कह दो, डेल्टा जीपीई पर यूनिट मास कह दो। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। फिर डेल्टा जीपीई को मैं क्या कह दूं, एम जी डेल्टा एच ओवर एम कह दूं।
फिर एम और एम काट के यहाँ क्या बना दूं, जी डेल्टा एच बना दूं। अब एक सवाल है, यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा फाई का फॉर्मूला जी डेल्टा एच आता है, एंड यू नो यहाँ पर डेल्टा जीपी का फॉर्मूला एम जी डेल्टा एच है। फॉर्मूला मैंने निकाल तो लिया है, हाँ जी, मतलब एक प्रॉपर तरीके से निकाला ना। वर्क डन को मैंने क्या बोल दिया, थोड़ी देर पहले आपने यही कहा था ना, जितना वर्क डन होता है वही डेल्टा जीपी होता है। डेल्टा जीपी का पुराना एक एएस का फॉर्मूला कौन सा आ गया, एम जी डेल्टा एच, वो लगा दिया, एम और एम काट दिया, पीछे क्या आ गया। अब एक सवाल है, क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूं अभी, ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हाँ है तो क्यों हाँ है, हाथ खड़ा करके जवाब देंगे। एनीवन, कोई भी नहीं वाला जवाब भी दे सकता है, हाँ वाला जवाब भी दे सकता है। वो तो माइनस की बात ही नहीं हो रही, जो मैंने लिखा है सही लिखा है कि गलत लिखा है, हाँ कहें या ना कहें, हाँ ये जवाब है जी। वो कहते हैं सर जी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था एएस में किस खाते में, जब आप नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होते थे। डेल्टा जीपीई इक्वल्स mg delta h is the formula this, delta gp equals mg delta h, valid for A2 level calculations, is the formula this equals this, valid for A2 level calculations. I think its answer is simple no. क्यों? Because g is not constant. हाँ एक काम कर लीजिए, एक और नोट लिखिए, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ डेल्टा एच इज वेरी वेरी स्मॉल, is very small. This formula is valid only if delta h is very small. Delta h is very small, such that, again this formula is valid only if delta h is very small, such that g can be assumed as constant. G can be assumed such that g can be assumed as constant. तो g का कांस्टेंट अज्यूम होना भी किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा h पर, कि डेल्टा h बहुत थोड़ा हुआ, कितना थोड़ा, इस वेरी स्मॉल, मतलब विद इन 5 to 6 किलोमीटर के हिसाब से हुआ, तो हम शायद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये वाला फॉर्मूला A2 में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये AS में अप्लाई क्यों होता था, बिकॉज वहां पे डेल्टा h बहुत कम होता था, जिस वजह से g की वैल्यू भी बहुत मतलब कांस्टेंट ही तस्वीर होती थी। तो जो भी आपने नोट लिखा है इसके बाद ब्रैकेट में लिख दीजिए एएस लेवल, ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है इसको लिखिए एएस लेवल की बात है जी। तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? आई थिंक यहां पे जाके मैं आज के लेक्चर का इख्तिताम करूंगा। यहां से आगे सर जी, सर